बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी। चीन और अमेरिका के ताल्लुकात के तारीख़ तरीन दौर का आगाज़ हो गया है और वो तीन वजूहात या चार वजूहात कौन सी हैं जिसके बिना पर चीन इस तमाम मसले के बावजूद ये चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप ही दोबारा अमेरिका के सदर बने। इसके हवाले से बात करेंगे और वीडियो के दूसरे हिस्से में बात करेंगे अमरनाथ की गार की, मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है और लद्दाख की लेटेस्ट सिचुएशन क्या है। एक तो बात तो तय है कि हमारी दुनिया जो है वो इस वक्त बहुत बड़ी तब्दीलियों से गुज़र रही है और ख़ास तौर पर जो कोविड-19 की सूरत हाल है उसके बाद एक मसला जिसने सबसे ज़्यादा शिद्दत इख्तियार की है वो चीन और अमेरिका के दरमियान है। और ये एक चौमुखी लड़ाई है, एक ऐसी लड़ाई का आगाज़ हुआ है जिसमें हर किस्म के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं दोनों जानिब से। और इसमें सिर्फ अमेरिका शामिल नहीं, चीन भी शामिल है। चीन भी अपने तमाम तर कार्ड्स खेल रहा है इस दुनिया की आलमी सियासत पर, अपने कदम उस तरीके से जमाना चाहता है जिस तरीके से अरसा दराज से अमेरिका इस दुनिया के ऊपर बिला शिरकत गैर हुकूमत करता आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और सदर शी जिनपिंग मिलते भी रहे हैं मुख्तलिफ़ मौक़े पर। ताल्लुकात जो हैं उनकी डायरेक्शन बड़ी पेचीदा हो चुकी है, बड़ी संजीदा हो चुकी है। जो कुछ ख़ास तौर पर गुज़श्ता 6 माह की डेवलपमेंट्स हैं, अगर हम उनका जायज़ा लें तो हमें पता चलता है कि कोरोना वायरस की सूरत हाल के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने अपनी तमाम तर तोपों का रुख चीन की तरफ किया और पूरी दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश करते रहे और अपने इत्तेहादियों को खासी हद तक कायल करने में और चीन के ख़िलाफ़ भड़काने में कामयाब भी हुए कि कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस चीन की साजिश थी और ये साजिश इस वजह से बुनी गई कि अमेरिका और मगरिब की मईशतों को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचाया जाए। और डोनाल्ड ट्रंप अपने कुछ इत्तेहादियों को कायल करने में कामयाब हुए जिन्होंने ये सवालात उठाए कि पूरी दुनिया जब बंद पड़ी है तो चीन की फैक्ट्रियाँ, चीन की इंडस्ट्री दोबारा से काम करना शुरू हो गई है और एक बहुत बड़ी मईशत बनने की जानिब। ऑलरेडी चीन एक बहुत बड़ी मईशत है, लेकिन वो अब उस पॉइंट पर पहुंचने वाला है अगर 4 से 6 माह ये सूरत हाल इसी तरह चलती है कि पूरी दुनिया मिलकर भी चीन का मुकाबला नहीं कर सकेगी। इस सारे मामले को रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे इक़दामात किए, चाइना ने भी कुछ इक़दामात किए, हांगकांग के हवाले से बिल पास किया, उसके बाद सैंक्शंस लगाई अमेरिका ने चीन के सफारतकारों के ऊपर पाबंदियां लगाईं। अमेरिका जो है वो इस वक्त, मैं गुज़श्ता वीडियो में इसका तज़किरा कर चुका हूँ कि साउथ चाइना सी जो है वहाँ पर पार्सल आइलैंड्स के पास, जो कि वियतनाम का भी एक क्लेम बनता है उस एरिया पर और चीन का भी क्लेम है उस एरिया पर, वहाँ पर चीन 1 से 5 जुलाई तक एक्सरसाइजेस कर रहा था और अमेरिका भी वहाँ पर अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स लेकर पहुँच गया और वहाँ पर अमेरिका ने भी एक बाकायदा शो ऑफ मसल किया है, अपनी ताकत का रोब जमाने की कोशिश की है। साउथ चाइना सी वाले इस फ्रंट के ऊपर ये चल रहा है। दूसरी जानिब भारत को शय दे रहा है अमेरिका और जो लद्दाख के मुकाम पर, सिक्किम के मुकाम पर जो रिसेंटली एक स्टैंड ऑफ हुआ, एक फेस ऑफ हुआ चीन और भारत के दरमियान, इसमें ऑब्वियसली अमेरिका भारत को बैक कर रहा है और साथ ही जो ममालिक चीन की सपोर्ट कर रहे हैं उनको बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से कुछ डायरेक्टली और कुछ इनडायरेक्टली इशारों किनायों में ऐसे इक़दामात करके दबाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह पाकिस्तान के हवाले से एक टेररिज्म रिपोर्ट लॉन्च हुई, फैटफ के हवाले से धमकियां मिलीं और चीन के साथ ताल्लुकात को और इस मामले में चीन के साथ खड़ा ना होने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बरकरार रखा। पाकिस्तान ने तो इस दबाव का सामना किया और उसके बाद बाकायदा खुलकर चीन की हिमायत कर दी, लेकिन बाकी दुनिया में भी ममालिक के साथ डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ये कर रहे हैं। अब सिचुएशन अगर ये सब कुछ है और डोनाल्ड ट्रंप हमें चीन के ख़िलाफ़ सबसे वोसिफरस, सबसे ताकतवर आवाज़ नज़र आते हैं पूरी दुनिया में, तो इस पर ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो गुफ्तगू कर रहे हैं कि नवंबर में सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं अमेरिका में और अमेरिका के अगले सदर का चुनाव होगा और ये फ़ैसला होगा कि अगले 4 साल तक अमेरिका में कौन हुक्मरान होगा, सदर कौन होगा, ओवल ऑफिस में बैठकर इस दुनिया के अहम फ़ैसले कौन करेगा। जो बाइडन जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं और डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से चाहते हैं कि वो सदर बन जाएं रिपब्लिकन पार्टी के प्लेटफॉर्म से।
डोनाल्ड ट्रंप के इस तमाम तर इक़दामात और इन एक्शंस के बावजूद, और चीन को बड़ी हद तक डैमेज भी किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बावजूद बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं अब वो ये कह रहे हैं, उनका ओपिनियन ये है, और फिर ये ओपिनियन ऑब्वियसली सिर्फ उनकी कैलकुलेशन नहीं है, उन्होंने बहुत सारे लोगों से ज़ाहिर है बात की है, और बात करने के बाद उसकी बुनियाद पर वो ये बात कहने पर मजबूर हुए हैं कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा सूट करता है चीन को कैंडिडेट, वो डोनाल्ड ट्रंप खुद हैं। चीन ये चाहता है, सदर शी जिनपिंग ये चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा मुंतखब हों, और उसकी क्या मेन वजूहात हैं इसके हवाले से मैंने कुछ रिसर्च की, कुछ लोगों से भी बात की, और जो दुनिया में चीन के हवाले से एक्सपर्ट समझे जाते हैं उनके भी मैंने कुछ कोट्स, कुछ आर्टिकल्स पढ़े, और उनकी जो रीज़निंग है उसके मुताबिक मैं आपको बताऊं, एक विलियम राइंच हैं, जर्मनी से हैं, और एक थिंक टैंक है इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, उसके साथ स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ उसके साथ वाबस्ते हैं, और वो ये कहते हैं विलियम राइंच के चीन इस वजह से अमेरिका को सपोर्ट, डोनाल्ड ट्रंप को चाहता है कि वो बने, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उनको तो नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 4 से 5 जो ऐसे स्टेप्स लिए हैं, जिस तरह उनकी अमेरिका फ़र्स्ट की पॉलिसी है। अब अमेरिका फ़र्स्ट की पॉलिसी के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इत्तहादी करीब तरीन ममालिक को बुली करना शुरू किया, जिनमें यूके शामिल है, जिनमें फ़्रांस शामिल है, जिनमें जर्मनी शामिल है। ऐसे ममालिक जिसके साथ हिस्टोरिकली अमेरिका गैंग अप होकर पूरी दुनिया का पुलिसमैन बनकर पूरी दुनिया की पुलिसिंग करता है, उसको बताता है या बताने की कोशिश करता है कि ये दुनिया कैसे चलेगी। उन्हीं इत्तहादियों के साथ अमेरिका ने और यूरोपियन यूनियन के साथ नए टैरिफ्स इंट्रोड्यूस करवाए। नए टैरिफ्स का फ़ायदा तो अमेरिका को हुआ, लेकिन ये तमाम ममालिक, इनके अंदर एक अब रिजेंटमेंट पाई जाती है अमेरिका के हवाले से, ख़ास तौर पर जब अमेरिकी सदर नेटो के हवाले से स्पेंडिंग के ऊपर बात करते हैं कि नेटो के लिए जो शेयर उनके बजट में होना चाहिए, उनके जीडीपी की परसेंटेज एक नेटो के लिए इसकी स्पेंड होनी चाहिए 2% के करीब, वो नहीं की जाती, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप छड़ी लेकर इन तमाम इत्तहादियों को हाँकने की कोशिश करते हैं। अब एक नेचुरल किस्म का एक रिजेंटमेंट भी क्रिएट हो रही है, और स्पेस ओपन अप हो रही है चाइना के लिए कि अगर अमेरिकी मंडियां नए टैरिफ्स लगाकर कारोबार को, एक्सपोर्ट्स को मुश्किल बना देती हैं, इंपोर्ट्स को मुश्किल बना देती हैं इन ममालिक के दरमियान, तो चीन को ये मौका मिल रहा है कि वो इन तमाम ममालिक की कुर्बत हासिल करे। साथ ही एक और स्टेप जो डोनाल्ड ट्रंप ने लिया कि उन्होंने ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील थी उससे बैक ऑफ किया। अब P5+1 की जो डील है JCPOA, अगर आप उससे बैकआउट करते हैं तो ईरान समेत ये जो पूरी रीजन की अलाइनमेंट है, जितने इनके लाइक माइंडेड ममालिक हैं, वो भी चाइना के लिए ओपन अप हो जाते हैं। और अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर बनते हैं तो वो अपनी इस पॉलिसी को जारी रखेंगे, और बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि वो अपनी इस पॉलिसी में बाकायदा शिद्दत लाएंगे, और शिद्दत लाने का मतलब ये है कि इन तमाम ममालिक के साथ कुर्बत चाइना की बढ़ पाएगी। इसका एक और आस्पेक्ट जर्मनी को देख लीजिए कि जर्मनी से इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 9500 सोल्जर्स, लगभग 35,000 सोल्जर्स हैं अमेरिका के जो कि जर्मनी में मौजूद हैं, और 1990 से लेकर अब तक मुख्तलिफ़ अदवार में, मुख्तलिफ़ औकात में अमेरिकन फ़ौज की एक बड़ी प्रेजेंस जर्मनी में मौजूद रही है। उसमें पुल आउट का फ़ैसला ऑब्वियसली जर्मनी जो है वो इसके ऊपर हल्का फुल्का नाराज़ भी हुआ, तो जर्मनी भी ओपन अप हो रहा है चाइना के लिए। इस वजह से चाइना को सूट करता है कि एक ऐसा सदर आए जो अपने ही इत्तहादियों के साथ लड़ाई करे, अपने ही इत्तहादियों के साथ दुश्मनियाँ मोल ले, अपने ही दोस्त ममालिक के साथ मुखासमत ऐसी पैदा करे कि चीन को फिर ये मौका मिले कि उन तमाम ममालिक के साथ एज एन ऑल्टरनेट, एज एन ऑप्शन अपने आप को सामने रखे, और फिर उनको साथ मिलाकर अमेरिका को टफ़ टाइम दे। तो ज़ाहिर है एक बड़ी इंटरेस्टिंग थियरी कह सकते हैं अभी तक तो आप इसे, क्योंकि इन प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड तो ये सारा मरहला आना है, अभी अगले चंद महीनों में मज़ीद तेज़ होगा, लेकिन ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि इसका असर जो है वो कम से कम साल 2020 के तमाम दिन जो बाकी रह गए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप का और अमेरिका का सदारती इलेक्शन, उस वक्त तक चीन के हवाले से, अमेरिका के हवाले से और इन तमाम ममालिक के हवाले से हर गुज़रते दिन के साथ एक नई डेवलपमेंट सामने आती रहेगी। अब आ जाते हैं उस स्टोरी की तरफ जो मेरे दिल के बहुत करीब भी है, और मैं इसके ऊपर डिस्कस ख़ास तौर पर इस वजह से करना चाहता था क्योंकि
मुझे ये मालूम है कि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस किस्म की स्टोरीज़ को बाकायदा डिस्कस नहीं करता, क्योंकि ज़ाहिर है कि अपनी अपनी एडिटोरियल पॉलिसीज़ भी हैं, कुछ रेटिंग्स के मसाइल भी होते हैं। लोगों को दिल करता है कि हम ऐसी ख़बरें दें जिनके ऊपर रेटिंग ज़्यादा मिले, और सियासी एजेंडाज़ भी ऑब्वियसली बहुत सारे मीडिया हाउसेस हैं उनके होते हैं। लेकिन इसमें अफसोस की बात यह है कि हमारा सोशल मीडिया भी इस पहलू के ऊपर अभी बात नहीं कर रहा। और फिर मैंने इंडियन मीडिया को भी चेक करके देखा कि वहाँ पर ये बात हो रही है कि नहीं, वहाँ पर भी ये बात नहीं हो रही। अमरनाथ जो है ये एक गार है, एक मकाम है, श्रीनगर से लगभग 191 किलोमीटर दूर है ये जगह। और इस जगह पर अनंतनाग, ज़िला अनंतनाग बनता है मकबूजा कश्मीर का। और टाउन से गुज़र के जाएं तो पहलगाम का एरिया, पहलगाम के एरिया से आप जब गुज़र के जाते हैं तो वहीं पर बर्फ़पोश पहाड़ों के ऐन दरमियान, यानी तकरीबन टॉप बनता है। उस जगह पर तकरीबन ये जगह बनती है 12,700 फुट से कुछ ज़ायद बुलंदी, या 3,888 मीटर की बुलंदी के ऊपर ये गार मौजूद है। और इस गार की इम्पॉर्टेंस, यहाँ पर एक मंदिर मौजूद है जिसको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाती है। इसको मुक़द्दस तस्वर किया जाता है हिंदू रिलीजन में। तो हिंदू रिलीजन के लिए ये तो इम्पॉर्टेंट जगह है। यहाँ पर अब हुआ यह है कि जो चीफ़ सेक्रेटरी हैं इस एरिया के, BVR सुब्रमण्यम, उन्होंने ये एक फ़ैसला किया है कि अलाउ करेगा भारत, इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि इस एरिया में, क्योंकि बर्फ़पोश इलाका है, पूरा साल बर्फ़ में ढका रहता है और 2 से 3 माह गर्मियों में ये एरिया जो है वो एक्सेसिबल होता है, यहाँ पर लोग आ जा सकते हैं। यहाँ पर यात्रीज़ आते हैं पूरी हिंदुस्तान से, पूरी दुनिया से, और वो यहाँ की यात्रा करते हैं, पैदल जाते हैं इस पहाड़ी पर, इस मंदिर तक, और कई कई दिन लग जाते हैं उनको जाने में। ये अमूमन ख़ासी लंबी, तकरीबन 45 दिन के लिए ये एरिया खुला रखा जाता है। लेकिन इस दफ़ा अगरचे इसका स्पैन जो है वो कम कर दिया गया, लेकिन हुकूमत ने इनकी फ़ैसला ये किया है कि यहाँ पर अलाउ किया जाएगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि पेंडेमिक की वजह से भारत ने राइजिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया जिसके नारा लगाया जाता है, जिसको सेकुलर इंडिया कहा जाता था, वो अब बाकायदा एक हिंदू इंडिया बन चुका है। और उसमें किस तरीके की आप देखें कि हो रही है, बाकायदा एक नज़र आता है कि मुतासिबाना रवैया भी है, और एक मुसलमानों के साथ और सिखों के साथ किस किस्म का इम्तियाज़ बरता जा रहा है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता महीने, जून के महीने, ये फ़ैसला किया कि हम करतारपुर कॉरिडोर को दोबारा खोल रहे हैं, और 29 जून से करतारपुर कॉरिडोर दोबारा खोला जाएगा। 29 या 27 जून से करतारपुर कॉरिडोर दोबारा खोला जाएगा। ये प्रपोज़ल बाकायदा इंडियन गवर्नमेंट को दिया गया, और इंडियन गवर्नमेंट ने इस बात को बुनियाद बना कर के कोविड-19 है, कोरोना वायरस है, उसकी वजह से सिख यात्रियों को करतारपुर साहिब नहीं आने दिया जा सकता। और फिर आप मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल देखें, आज लगभग पूरे 11 माह बल्कि हो चुके हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 6 जुलाई है, 5 अगस्त से 6 जुलाई तक 11 माह हो चुके हैं। मकबूजा कश्मीर लॉकडाउन में है। वहाँ पर मुसलमानों को पहले कर्फ्यू की वजह से जिस तरीके से मस्जिदों में जाने से रोका गया, उनको किसी भी किस्म की मजहबी आज़ादी नहीं थी, ईद के ऊपर नमाज़ें नहीं पढ़ने दी गई, जुमे की नमाज़ बंद है, वहाँ पर किसी भी किस्म का मजहबी इज्तिमा या मुसलमानों का किसी भी किस्म का इज्तिमा, उसके ऊपर पाबंदी है। अब ये 2 पिक्चर्स देखने के बाद जब आप देखते हैं कि वही भारतीय हुकूमत फ़ैसला करती है कि बहुत आराम से हिंदू जो यात्री हैं उनको इस जगह की, अमरनाथ का जो मंदिर है, यहाँ की यात्रा करने की इजाज़त दी जाएगी, तो एक बाकायदा 180 डिग्री के ऊपर डिसीजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और इतना बड़ा भारत जो दावेदार है इस बात का कि उनका मीडिया आज़ाद है, उनके थिंकर्स आज़ाद हैं, कोई एक बंदा भी नहीं जो इसके ऊपर बाकायदा अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा हो कि एक जानिब आपने पिंजरे में बंद किया हुआ है, आप सिखों को उनके हकूक़ नहीं दे रहे, आप मुसलमानों को उनके हकूक़ नहीं दे रहे। जिस तरीके से एक बाकायदा सरकारी सरपरस्ती में दिल्ली की सड़कों के ऊपर इसी साल फरवरी के महीने में मुसलमानों को टारगेट करके मारा गया, ये इंडिया
डिफरेंट इंडिया हो चुका है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत के दौरान गुज़श्ता 6-7 साल में जो डेवलपमेंट्स भारत में हुई हैं, इसने भारत का चेहरा ही तब्दील करके रख दिया है। और ऐसा एक मुल्क जहां पर मुसलमान को पकड़कर उसे ज़बरदस्ती मजबूर किया जाए कि आप जय श्री राम का नारा लगाएं, आप अगर ये नारा नहीं लगाएंगे तो आपको मारा जाएगा। और बाकायदा उनकी वीडियोज़ मौजूद हैं मॉब लिंचिंग की, कि एक बड़ा बड़ा जत्था आरएसएस के गुंडों का जो कि हुकूमती सरपरस्ती में आता है और मुसलमानों के साथ इस किस्म का बर्ताव करता है, और फिर उसकी सरकारी सतह पर सरपरस्ती की जाती है। होना तो ये चाहिए कि उनको सज़ा दी जाए, लेकिन उनकी सरपरस्ती की जाती है। इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो अब भारत में आ रहे हैं और इस हवाले से कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। साथ ही एक नई पॉलिसी का इजरा किया गया है मकबूजा कश्मीर में सहाफ़ियों के हवाले से, न्यू मीडिया पॉलिसी 2020 के नाम से, और उसके ख़िलाफ़ आज श्रीनगर में एक मुज़ाहरा हुआ सहाफ़ियों का। और बाकायदा उस फ्रीडम ऑफ प्रेस के हवाले से बात करने वाला, पाकिस्तान के ऊपर बात करने वाला भारत, वहाँ के सहाफ़ी इस वक्त सरापा एहतजाज थे मकबूजा कश्मीर में कि उनके ऊपर अब बाकायदा ये पाबंदी लगाई गई है कि कोई भी ख़बर छापने से पहले ये सहाफ़ी जाएंगे, अपनी जो ख़बर है वो पुलिस को और गवर्नमेंट को सबमिट करवाएंगे। वहाँ से इसको क्लियर किया जाएगा पुलिस की जानिब से और हुकूमत की जानिब से, तो मकबूजा कश्मीर के अखबारों में ख़बर छपेगी, वरना ऐसी ख़बर मकबूजा कश्मीर के अखबारों में नहीं छपेगी। और जो शख्स इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करेगा उसको FIR का सामना करना पड़ेगा, उसकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को हुकूमत के इश्तहारात मिलना बंद हो जाएंगे और जेल भी जाना पड़ सकता है। इस किस्म की सूरत हाल मकबूजा कश्मीर में, और भारत की जो सहाफ़ती तंजीमें, मकबूजा कश्मीर में तो प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन उनकी सॉलिडारिटी में कोई एक ऐसा बयान, मैंने बड़ी कोशिश की, फिर मैंने कुछ सहाफ़ियों से बात की भारत में कि क्या इस मामले के ऊपर कोई अलार्म मौजूद है, कोई किसी को अंदाज़ा है कि ये किस किस्म की पॉलिसी, और इसके ऊपर कोई आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। लद्दाख के हवाले से एक कहा जा सकता है कि एक किस्म का ब्रेक थ्रू है कि अजीत डोवल की और जो कि भारत के कौमी सलामती के मशीर हैं उनकी, और वांग यी चीनी वज़ीर ख़ारजा, इनकी गुज़श्ता रोज़ लेट लास्ट नाइट बातचीत के बाद एक ख़बर सामने आई डिसएंगेजमेंट एंड डी एस्केलेशन के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मकाम से दोनों अफवाज फेजेज़ में पीछे हटेंगी और तनाव को कम किया जाएगा। और उसके ऊपर भारतीय मीडिया का क्लेम यह है कि अमल दरामद का आगाज़ हो गया। अब इसके ऊपर 2 किस्म की ख़बरें आई हैं। हमारी एक यूट्यूब की मार्केट है पाकिस्तान की, वहाँ पर डिफरेंट पिक्चर है बिल्कुल, और आप इंडिया के हवाले से जो इंडियन मीडिया मेन स्ट्रीम भी है और वहाँ की जो यूट्यूबर्स हैं उनकी आप बातें सुने तो आपको लगता है कि भारत ने कोई बहुत बड़ा मैदान मार लिया और चीन पीछे हट रहा है। पाकिस्तान की जानिब अगर देखें तो ये समझ आती है कि जैसे चीन जो है उसने पूरा इंडिया फ़तह कर लिया है। अक्सर हमारे यूट्यूब के ऊपर भारत फ़तह हो भी चुका है, फ़िलहाल ऐसा नहीं है। अब सूरत हाल जो हुई है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, और ये जो मुलाकात है जिसको ब्रेक थ्रू कहा जा रहा है, एक तरह से ब्रेक थ्रू है भी, क्योंकि 6 जून के रोज़ जब मुज़ाकरात हुए थे कोर कमांडर लेवल के भारत और चीन के दरमियान, उस वक्त यही फ़ैसला हुआ था जो गुज़श्ता रोज़ हुआ है। यानी आप पूरा 1 महीना लगा लें और उस 1 महीने में 30 रोज़ के वक्त में इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई कि 15 और 16 जून की दरमियानी रात भारतीय फ़ौजी मारे गए। एक बाकायदा मौत का रक्स जारी था वादी गलवान में। इस किस्म का वाक़या पेश आया, वो 6 जून के बाद आया था। 6 जून को यही फ़ैसला हुआ था कि डी एस्केलेट किया जाएगा, तनाव कम किया जाएगा और यहाँ से ग्रेजुअली डिसएंगेज भी किया जाएगा। अब फैसला ये हुआ है वही जो 6 जून को हुआ था कि आप डी एस्केलेट करें और डिसएंगेज करें। भारतीय मीडिया का क्लेम यह है कि ये मामला स्टेप बाय स्टेप शुरू हो चुका है। ये पहले भी शुरू हो रहा था, इसमें चीन की पोजीशन वहीं पर है। चीन जिस तरीके से 6 जून को इस पर राज़ी हुआ था उसी तरह राज़ी हुआ है अब भी। लिहाजा ये क्लेम करना भारत की तरफ से कि भारत को कोई फ़तह हो गई है तो फ़तह फिर वो 6 जून को भी कहते कि फ़तह हो गई है, ऐसा नहीं हुआ। चीन और भारत की अफवाज अब एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे, जब मैंने इसको समझने के लिए कुछ भारत में लोगों से बात की, उनके मुताबिक अब ये हुआ है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल थी, जहाँ पर आई बॉल टू आई बॉल, आंखों में आंखें डालकर दोनों तरफ के सोल्जर्स खड़े थे, तकरीबन 30,000 का बिल्डअप इंडियन साइड पर और 30,000 का बिल्डअप या 30,000 से कुछ ज़ायद का बिल्डअप चाइना की साइड पे था। ये अफवाज अब प्रैक्टिकली 500 मीटर के दायरे में
उनकी तादाद कम कर दी जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मुकाम पर 20 सोल्जर्स अभी बहुत ज़्यादा तादाद में है, फिर ये होगा कि 20 सोल्जर्स इंडिया के रह जाएंगे, 20 सोल्जर्स जो हैं वो चाइना के रह जाएंगे, और फिर 1 किलोमीटर का जब दायरा बनेगा तो उस दायरे में इनकी तादाद मुख्तलिफ होगी, और उसके बाद ये बाकी अफवाज जो इस वक्त एन एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं ये पीछे हो जाएंगी। ये प्रोसेस है, इसको कहते हैं कि ये डिसएंगेजमेंट होगी और इसकी वजह से डी एस्केलेशन होगी, तनाव में कमी आएगी। उसके बाद दोनों ममालिक बैठकर इस बाउंड्री के इशू के हवाले से और लाइन ऑफ कंट्रोल के जो इशू है, जो क्लेम्स हैं भारत के और चाइना के, उनके ऊपर बातचीत करेंगे। लिहाजा बहुत सारे लोग जो इसको पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि चीन की फ़तह, कुछ कह रहे हैं कि भारत की फ़तह, ऐसा कुछ नहीं है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वही है, उसी मकाम पर चीन के फ़ौजी भी मौजूद रहेंगे, भारत के भी, उनकी तादाद कम हो जाएगी और वो माहौल बनाया जाएगा जहाँ पर बातचीत के ज़रिए इस मामले को हल कर लिया जाए। आई होप कि इस इशू के ऊपर बहुत सारे लोग जो सवालात कर रहे थे उनके सवालात के जवाब मैं दे सका हूँगा, और लोगों को अंदाज़ा होगा कि लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। अगले वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।